नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी और आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ है धर्मपाल महेंद्र जैन जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार एवं व्यंग्यकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि मैं आपके साथ हूँ जी, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच। ये तो सर आपका बड़प्पन है। बाकी सारी चीजें, आप जैसे लोगों से हमें बात करने का मौका मिलता है तो हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। खासतौर हिंदी के विषय पे जब आज हम नजर उठा के देखते हैं तो सब जगह इंग्लिश चल रहा है। आईटी सेक्टर चले जाए, मैनेजमेंट चले जाए तो इंग्लिश ही इंग्लिश, इंग्लिश ही इंग्लिश। इंग्लिश को युवाओं के ऊपर ऐसा थोप दिया गया है कि अपनी मातृभाषा को ही भूलते जा रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा ये, क्योंकि हमारे पास ये समाज का दबाव है कि यदि हमें अंग्रेजी आती है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि यदि आप अपनी मातृभाषा में और विशेष रूप से यदि आप हिंदी में बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको अपनी बात कहने के लिए कोई भाषा चाहिए और यदि वो भाषा आपकी बहुत अच्छी है, तो आप अपनी बातों को उतने बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, पर आप प्रस्तुत नहीं कर नहीं कर सकते हैं उसमें, तो फिर उसका क्या अर्थ रहा? है और ना? भारतीय में सर ये चीज देखी जाती है, अंग्रेजी बोल लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो अंग्रेजी में सोच पाते हैं। जी, वो जी। सोचते हिंदी में, फिर उसको अनुवाद करके अंग्रेजी में हाँ, और व्यक्त करते हैं। उन्हें ये लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो अंग्रेजी क्या सही है, उसकी वो कभी चिंता नहीं करते, है ना? पर जब आप हिंदी बोल रहे होते हैं तो आप में आत्मविश्वास होता है कि कम से कम मैं उसको अंग्रेजी से तो बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा हूँ और मैं कई लोगों को समझा पा रहा हूँ उस चीज़ को। अन्यथा यदि आप अंग्रेजी नहीं बोलते और आपको अंग्रेजी उतनी नहीं आती है, तो कई बार क्या होता है कि आप जिस विषय पर बात करना चाहते हैं, अब वो अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। तो ऐसी भाषा बोलने से क्या फ़ायदा? जिसको आप न खुद समझ पा रहे हैं, न दूसरों को समझा पा रहे हैं। तो मातृभाषा में आप हिंदी में बात करिए, हिंदी में अपनी बात रखिए और गर्व से कि हाँ, ठीक है, मेरी बात उन लोगों तक पहुँच रही है, जिन्हें मैं कहना चाहता हूँ। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कनाडा में हिंदी को लेकर कौन-कौन से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कौन-कौन सी गतिविधियां हो रही हैं जी। अभी वर्तमान में? सबसे पहली बात तो क्या है कि वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलता है, उसे हम बोलते हैं हेरिटेज लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ कई देशों के लोग हैं, तो हर देश के लोग चाहते हैं कि उनकी भाषाओं को और बढ़ावा मिले। टोरंटो में जहाँ मैं रहता हूँ, जी। 160 देशों के लोग हैं और हर देश का खान-पान, हर देश के रीति-रिवाज और हर देश की भाषा वहाँ पर है। तो ऐसे में होता क्या है कि जब भारतीय मूल के लोग मिलते हैं, भारतीय मूल के लोग, तो हम सारे लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन अपनी-अपनी मातृभाषाओं में बात करें। तो सरकार ने कार्यक्रम बनाया, उसका नाम है हेरिटेज लैंग्वेज प्रोग्राम। जी। तो जैसे किसी भी स्कूल ज़ोन में उस इलाके में यदि हिंदी सीखने के लिए या किसी दूसरी भाषा को सीखने के लिए 20 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं उस जी। स्कूल में, जी। तो वहाँ पर उसको साप्ताहिक रूप से सप्ताह में 1 दिन उसकी क्लासेस लगाई जाती हैं। तो हम जैसे वॉलंटियर्स क्या करते हैं कि हम अपने ग्रुप्स तैयार करते हैं, भारतीय लोगों के पास जाते हैं जी। और पहले ये नोट करते हैं कि वो उनकी मातृभाषा क्या है, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, उनकी सूचियाँ बनाते हैं और फिर स्कूल को देते हैं कि ये आपके स्कूल में ये छात्र हैं और इतने छात्र हो गए हैं, तो जहाँ जैसे ही 20 छात्र होते हैं, एक क्लास बना दी जाती है। अब मान लीजिए कि यदि किसी स्कूल में 20 छात्र नहीं हैं, जी। पर आस-पास के 3-4 स्कूल में मिल कर के 20 छात्र हो रहे हैं, तो वो चारों स्कूल को मिला कर के एक क्लास बनाई जाएगी और बाकी उन स्कूलों में ले जाने की व्यवस्था सरकार करेगी कि आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स में बसों के द्वारा उन बच्चों को वहाँ लाया जाए और पढ़ाया जाए। कई बार ये स्थिति बनती है कि आप सप्ताह में 1 बार, मतलब जो सोमवार से शुक्रवार का सप्ताह है, जी। उसमें नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो शनिवार को एक विशेष क्लास लगाई जाती है। अच्छा। तो उसमें फिर वो क्लास वाला वो नहीं रहता है कि एक स्कूल ज़ोन के ही बच्चे आएँगे। कहीं-कहीं दूर-दूर के बच्चे भी उस क्लास में एनरोल हो सकते हैं और कई दूर के, मतलब 3-4 किलोमीटर के से लगा कर के 20 किलोमीटर तक के रेडियस में होने वाले बच्चे उस स्कूल में आकर के शनिवार को पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से न सिर्फ हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं की भी कक्षाएँ लगाई जाती हैं अच्छा। और सभी लोग उन अपनी-अपनी मातृभाषाओं को सीखते हैं। क्या बात है। तो ये रहा काम।
ये स्कूलों से आया। अब स्कूलों से जब ऐसे बच्चे पढ़ करके आते हैं, विश्वविद्यालय में आते हैं, हम्म, तो उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम है फिर। तो सभी के लिए क्या होता है कि जैसे आपके यहाँ भारतीय भाषाओं में। हर भाषा में, अच्छा। पर उनकी एक ग्रेजुएट करने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है जी। कि उनको कम से कम एक क्रेडिट कोर्स किसी एक भाषा में पढ़ना होता है। ओके। तो जैसे भारतीय मूल के लोग हैं तो पसंद करेंगे कि वो हिंदी लें, या उनकी यदि कोई दूसरी भाषा है, मातृभाषा, हम्म। तो वो बंगाली लेते हैं या गुजराती लेते हैं। तो इस तरह से एक क्रेडिट कोर्स मतलब कि पूरा एक 2 सेशन, 1 साल में 2 सत्र, जिसमें हर सत्र में या हर हफ्ते में 2 क्लासेस, इस तरह से वो हिंदी का एक पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। तो एक मूल पाठ्यक्रम रहा, नींव पाठ्यक्रम जिसको बोलते हैं, फाउंडेशन कोर्स किया, उसको बेसिक से फिर इंटरमीडिएट में आए, इंटरमीडिएट से एडवांस में आए। इस तरह से उनकी क्लासेस तो ग्रेजुएशन के पूरे 4 साल में वो चलती रहती हैं। ये तो हुआ हिंदी में शिक्षा का काम। अब आप ये सोचेंगे कि इससे रोजगार को क्या फायदा, जी। है ना? तो जैसे टोरंटो जैसे शहर में कम से कम 3 लाख भारतीय हैं, है ना? मतलब एक भारत का पूरा कस्बा हो गया। तो कुछ ऐसी सेवा इंडस्ट्रीज हैं कि जैसे टेलीफोन सर्विसेज होंगी, टीवी सर्विसेज हो गई, जहाँ पर कि अपने प्रोडक्ट्स बेचना है उन लोगों को, बैंकें हुई, तो उनको ऐसे लोग चाहिए जिनको हिंदी आती हो, अच्छा। ताकि वो उनके ग्राहकों तक सीधे पहुंच सके। जो 3 लाख ऑडियंस है जो हिंदी जी भाषी जी वाले। जी जी अच्छा। तो उन लोगों के लिए उन्हें लोग चाहिए जो हिंदी में बात कर सकें और बैंक के प्रोडक्ट्स को वहां तक पहुंचा सकें, इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकें। तो फिर वो लोग जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो पूछते हैं कि आपकी मातृभाषा कौन सी है। अच्छा। आपने बोला कि मेरी मातृभाषा अंग्रेजी है, मिस्टर सन। हम्म, तो आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? फिर आपने कहा कि मुझे हिंदी भी आती है या मुझे बांग्ला आती है, तो वो एक एडेड एडवांटेज है और फिर वो आपको जॉब और तेजी से मिल जाते हैं। क्या बात। तो कुछ काम ऐसे हैं जहां उनको सिर्फ इन भाषाओं के लोग ही चाहिए, है ना? अच्छा। क्योंकि एक पॉकेट है, जैसे कि अ, उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि टोरंटो का जो डाउनटाउन है, हम्म, उसमें बहुत सारे भारतीय हैं। तो उस इलाके में काम करने के लिए वो हिंदी के स्पेशल लोग ही रखेंगे। सरकार भी ये चाहती है कि सरकार के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए अ, जो बुजुर्ग लोग हैं, अब उनको अंग्रेजी नहीं आती है बिल्कुल। और उनको सरकारी कोई काम है, तो बिल्कुल टेलीफोन पर बताया जाता है कि ठीक है, आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो आप 1 दबाएं, अच्छा। आप बांग्ला में बात करना चाहते हैं 2 दबाएं, और गुजराती में बात करना चाहते हैं 3 दबाएं। और फिर आप अस्पताल गए, कोई बुजुर्ग अस्पताल गए और उन्हें डॉक्टर से बात करना है, उनको अंग्रेजी नहीं आती है, तो वो अपनी भाषा, एक लिस्ट होती है जिसमें सभी भाषाओं के नाम लिखे होते हैं अच्छा। और उस भाषा में लिखे होते हैं। मतलब यदि हिंदी में है तो हिंदी की देवनागरी में देवनागरी में लिखे लिखे। नाम होगा, गुजराती तो गुजराती में। तो उसको पूछा जाता है कि आपकी भाषा कौन सी, उसमें उंगली रख के बता दो आप। अच्छा। तो हिंदी वाला हिंदी पर नाम लिख के बता देगा ये भाषा, तो फिर उस आदमी बुलाया जाएगा, उससे कनेक्ट किया जाएगा और फिर वो दोनों लोग आपस में संवाद कर सकेंगे। क्या बात। तो जब आप भारत से बाहर जाते हैं तो और बहुत सारी भाषाओं के साथ काम करते हैं, तो इस तरह से काम होता वाह सर, इससे मिलता जुलता यही प्रश्न है कि जब हिंदी ने इतना विस्तार ले लिया है, है। जी फिर भी हिंदी दिवस और इन तमाम तरह के कार्यक्रम से और हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है। जी तो विश्व में जो पकड़ इंग्लिश की है, क्या हम्म। आने वाले समय में वही पकड़ हिंदी की हो सकती है? और वो कैसे हो सकती है अगर नहीं है तो? देखिए, जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, यदि हम ये मान के चलें कि अंग्रेजी से ऊपर हिंदी निकल जाएगी, अब भाषाओं में इस तरह से नहीं चलता है कि भाषाओं की कोई आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं है, जी। है ना? एक और दूसरा कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो दुनिया के तमाम देशों में बोली जाती है, तो वो एक पुल जी। है ना? तो जब हम पुल है तो वो पुल ले जाने का काम करता है कि आप इस कोने से उस कोने तक जा रहे हैं, है ना? हर भाषा ये काम करती है। तो जैसे एक मेन पुल बना है, आपको दूसरी तरफ जाना है तो एक दूसरा पुल चाहिए, तीसरी ओर जाना है तो तीसरा पुल चाहिए, आपको नीचे जाना है तो पगडंडियाँ चाहिए। जी। तो इसी तरह भाषाएं भी ये काम करती हैं कि सिर्फ अंग्रेजी से ही आपके सारे काम नहीं होंगे, है ना? कई जगह ये होता है कि आपको दूसरी भाषा की जरूरत लेना पड़ती है। अब हो क्या रहा है कि आईटी सेक्टर में भारत के बाहर जी। जितना भी यूथ एम्प्लॉयड है, हुँ।
उसमें से आप ये मान के चलें कि कम से कम 40% लोग भारतीय हैं। और वो 40% लोग जब अपने लोगों से बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो आम कम्युनिकेशन की भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। बिल्कुल। पर साथ ही साथ हिंदी इसलिए आएगी क्योंकि वो उनकी मातृभाषा है। मातृ तो ग्रुप में जब यदि बात हो रही तो हिंदी में भी हो रही, तो इस तरह से वो कम्युनिटी में आती है, और जब कम्युनिटी में आती है तो एक और बड़े क्षेत्र में जाती है। तो हिंदी का विस्तार तो होगा। हिंदी का विस्तार इसलिए भी हुआ कि सारे प्रोफेशनल्स हिंदी जानने वाले वहाँ जा रहे हैं। सारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो सारे अधिकतर लोग भारतीय मूल के हैं, है ना? अच्छा। और सभी लोग इमिग्रेंट्स हैं, मतलब कि कनाडा में जितने लोग आए हुए हैं, वो सारे बाहर से आए हुए हैं। और जब ये सेवाएँ दे रहे हैं डॉक्टर्स या प्रोफेसर्स, तो चूँकि वो हिंदी भाषी हैं, तो ये एक तरह से हिंदी का भी प्रचार उस कम्युनिटी में कर रहे होते हैं, है ना? तो भाषाएँ, भारतीय भाषाएँ फैलती हैं, फैलती रहेंगी, पर हम ये मान के नहीं जाते कि वो अंग्रेजी के ऊपर ये स्थापित हो जाएँगी, किसी दूसरी क्योंकि भाषाओं के साथ में कि नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, पर वो जी। समानांतर रूप से चलती रहेंगी जी, मतलब और उनका अपनी फैलाव ऊँचाई, होगा। अपनी शिखर जो है खुद को तैनात करना है, खुद को उस शिखर पे पहुँचाना है, किसी से प्रतिस्पर्धा करके नहीं। हाँ, एक बात तो ये हुई, फिर दूसरी है कि मान लीजिए इस हॉल में जी, यदि 20 लोग हिंदी बोलने वाले हैं और अंग्रेजी बोलने वाले 5 लोग ही हैं, तो उस हॉल में तो हिंदी स्थापित होगी ना, जी, कि वहाँ सभी लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें हिंदी भाषी लोग हैं, तो अंग्रेजी बोलने वाले बहुत कम रह जाते हैं। तो लगता है कि अरे! आप कनाडा में रह रहे हैं पर हर जगह हिंदी है। आज का यूथ जो है, जी, कहीं न कहीं मैं भी एक यूथ हूँ क्योंकि मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल में देखता हूँ, इधर-उधर देखता हूँ, जी, तो ये चीज़ समझ में आती है कि शुद्ध हिंदी अगर बोलते हैं तो आपको एकदम समझ लिया जाता है ये तो गाँव से आया हुआ है। ये तो ख़याली पुलाव पकाने वाली चीज़ें पढ़ता है। साहित्य पढ़ो तो कहते हैं लोग कि क्या ये बात कर रहे हैं, पेड़-पौधे, ये जंगल, ये झाड़ियाँ, क्या बोल रहे हैं? अरे टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है। टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? इन सब ख़याली पुलाव पका के क्या ही मतलब है इसका? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जहाँ तक भाषा की बात है तो सबसे बड़ी बात है, जिस विषय पर बात चल रही हो या जिस विषय पर बात करना हो, तो शब्दावली तो उसी विषय की और उस भाषा की शब्दावली वो पकड़ी पकड़ी जाएगी और उसी पर बात होगी। हुँ, हुँ। तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि वो प्रकृति की भाषा ही सिर्फ़ बोली जा रही है। यदि हम आईटी पर बात करेंगे तो निश्चित रूप से कंप्यूटर बिल्कुल, की जो शब्दावली है वही आएगी। और जहाँ तक शुद्ध भाषा बोलने का सवाल है, तो भाषा तो बोलने की चीज़ है जी। ना? तो बोलते हुए तो कोई इस चीज़ को नहीं तय करता कि वो शुद्ध बोली जा रही है या अशुद्ध बोली जा रही है। पर सबसे बड़ी बात जो है कि आप जिस चीज़ को कहना चाह रहे हैं, क्या वो सामने वाले तक पहुँच रही है ना? यदि आप रोटी को रोटी कहने की बजाय पराठा भी कहेंगे और या उसे कहेंगे चपाती चपाती, कह सकते हैं। पर यदि वो पहुँच रही है और सामने वाले की भूख खत्म हो रही है, तो उसने भाषा ने तो अपना काम कर दिया, क्या है बात! ना? ठीक, बस। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने जी। हमारे साथ इतना नहीं, मुझे महत्वपूर्ण मुझे समय बहुत बिताया। बहुत बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके हमें और हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा जी। लगा। बहुत जितने भी हैं, आपको पुनः एक बार हिंदी दिवस की बहुत-बहुत आप शुभकामनाएँ। सब लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद। आप लगातार इस तरह से काम करते रहें और निश्चित ही आपका जो सपना है कि हिंदी संसार के कई देशों में फैलती रहेगी। निश्चित। शुभकामनाओं धन्यवाद। के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्ते, सर। नमस्ते।